नमस्कार, आप देख रहे हैं संसद टीवी। दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ आज की खबर में मैं हूं आपके साथ दीक्षा कोहली। आज बात होगी संसद के शीतकालीन सत्र की, साथ ही राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खबरों सहित खेल और व्यापार समाचार पर भी डालेंगे नजर। लेकिन सबसे पहले शुरुआत हेडलाइंस के साथ। संसद का शीतकालीन सत्र शुरू। प्रधानमंत्री ने कहा, सभापति जगदीप धनखड़ के नेतृत्व में नए कीर्तिमान स्थापित करेगा सदन। विदेश नीति पर एस जयशंकर का बयान। आजादी के अमृतकाल में G20 की अध्यक्षता का वैश्विक दायित्व मिलना गर्व की बात। लोकसभा अध्यक्ष का बयान। प्रधानमंत्री की सभी सदस्यों से सकारात्मक सहयोग की अपील। गुजरात और हिमाचल प्रदेश चुनाव के लिए मतगणना कल सुबह 8 बजे से होगी। वोटों की गिनती। मैनपुरी लोकसभा और 5 राज्यों में 6 विधानसभा सीटों के उपचुनाव के नतीजों का भी ऐलान कल। दिल्ली एमसीडी चुनाव में आम आदमी पार्टी ने मारी बाजी। 134 सीट पर जीत। बीजेपी के खाते में 104 सीटें। महज 9 सीटों पर सिमटी कांग्रेस। आप दफ्तर में जश्न का माहौल। और रिजर्व बैंक ने 0.35% बढ़ाई रेपो दर। वृद्धि दर का घटाया अनुमान। आरबीआई गवर्नर ने कहा, महंगाई का बुरा दौर छूटा पीछे, अब किसी ढिलाई की कोई गुंजाइश नहीं। और अब खबरें विस्तार से। और सबसे पहले बात संसद के शीतकालीन सत्र की। संसद का शीतकालीन सत्र आज से शुरू हो गया है। देश के उपराष्ट्रपति बनने के बाद बतौर राज्यसभा सभापति जगदीप धनखड़ ने संसद के शीतकालीन सत्र के पहले दिन पहली बार राज्यसभा की कार्यवाही का संचालन किया। राज्यसभा सभापति जगदीप धनखड़ ने सभापति के रूप में उच्च सदन की कार्यवाही का संचालन करते हुए अपने पहले संबोधन में एनजेएससी के संबंध में उच्चतम न्यायालय के फैसले का उल्लेख किया और कहा कि लोकतांत्रिक इतिहास में ऐसी कोई मिसाल नहीं मिलती जहां नियमबद्ध ढंग से किए गए संवैधानिक उपाय को इस प्रकार न्यायिक ढंग से निष्प्रभावी कर दिया गया हो। उन्होंने सदस्यों से लक्ष्मण रेखा का सम्मान करने वाला माहौल तैयार करने के लिए काम करने का भी आह्वान किया। We are indeed faced with this grim reality of frequent incursions. This House is eminently positioned to take affirmative steps to bring about congeniality amongst these wings of governance. I am sure the honorable members will reflect and engage in way forward stance. Honorable members, a sense of democracy lies in the prevalence of the ordainment of the people, reflected through legitimized platform. In any democracy, parliamentary sovereignty is inviolable. इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा सभापति के रूप में उच्च सदन के संचालन की जिम्मेदारी संभालने पर सभापति जगदीप धनखड़ को शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री ने उनकी किसान पृष्ठभूमि का उल्लेख करते हुए कहा कि यह सदन का सौभाग्य है कि उसे उनके जैसा जमीन से जुड़ा नेतृत्व मिला है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने विश्वास जताया कि उनके मार्गदर्शन में राज्यसभा अपनी विरासत को न केवल आगे बढ़ाएगी बल्कि उसे नई ऊंचाई भी देगी। आदरणीय सभापति जी, मुझे विश्वास है कि आपके मार्गदर्शन में ये सदन अपनी इस विरासत को, अपनी इस गरिमा को आगे बढ़ाएगा, नई ऊंचाइयां देगा। सदन की गंभीर चर्चाएं, लोकतांत्रिक विमर्श, लोकतंत्र की जननी के रूप में हमारे गौरव को और अधिक ताकत देंगे। वहीं राज्यसभा में सदन के नेता पीयूष गोयल ने सभापति जगदीप धनखड़ द्वारा उच्च सदन की कार्यवाही का पहली बार संचालन किए जाने पर बधाई देते हुए उम्मीद जताई कि उनके नेतृत्व में उच्च मानक स्थापित किए जाएंगे। उन्होंने उम्मीद जताई कि सभापति के नेतृत्व में राज्यसभा कामकाज के उच्च मानक स्थापित करेगी। वहीं नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने
नए सभापति जगदीप धनखड़ से उम्मीद जताई कि उनके नेतृत्व में सदन में पर्याप्त बैठकें होंगी। उपसभापति हरिवंश समेत कई सदस्यों ने भी इस मौके पर सभापति को बधाई दी। सदन के इतिहास में इस आसन पर बैठने वालों का गौरवपूर्ण इतिहास है। अपने अपने तरीके से सदन के कामकाज को सुचारू रूप से चलाने में सबका महत्वपूर्ण योगदान है। इनमें से कुछ लोग संसदीय बैकग्राउंड से थे, कुछ संसदीय जीवन के बाहर से भी आए, पर आपको पब्लिक और पार्लियामेंट्री लाइफ दोनों का विस्तृत अनुभव है। विश्वास जगह है कि सभी के लिए इस देश में स्थान है। आज सरनेम के हिसाब से पद नहीं, लेकिन क्षमता और कार्य के हिसाब से लोगों को मौका मिलता है। मैं समझता हूं उसका एक प्रतीक आप भी हैं और आगे आने वाले दिनों में आपके इस लंबे अनुभव का, आपके इस कार्यशैली का लाभ और मार्गदर्शन हम सभी सदस्यों को मिलता रहेगा। उम्मीद करता हूं कि आप हमारी भावनाओं को समझेंगे। विपक्ष की ओर से हम यही कहना चाहेंगे कि आपको हम अपनी ओर से पूरा सहयोग देंगे। एस जयशंकर ने कहा कि G20 की अध्यक्षता के दौरान भारत का प्रयास सदस्य देशों के बीच आम सहमति बनाना, ग्लोबल साउथ यानी विकासशील और कम विकसित देशों की समस्याओं पर विशेष ध्यान देना और G20 के एजेंडा को आकार देना है। राज्यसभा में भारत की विदेश नीति में नवीनतम घटनाक्रमों पर बयान देते हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ये बातें कही। उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित करना उनका कर्तव्य है कि वे भारतीय लोगों के हितों को सर्वोपरि रखें, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उन्हें उर्वरक, भोजन आदि के लिए कुछ अन्य देशों के कार्यों या किसी अन्य क्षेत्र की गतिविधियों की कीमत ना चुकानी पड़े। एस जयशंकर ने कहा कि चीन द्वारा LAC को बदलने के एक तरफा प्रयासों को भारत बर्दाश्त नहीं करेगा। Our endeavor in a difficult global situation is that the welfare of the Indian people is ensured, however challenging the circumstances. This may be in exceptional situations like Operation Ganga in Ukraine, or the ability to access key necessities like energy and fertilizers on affordable terms. Or indeed, in concluding migration and mobility partnerships as we have just done with Germany. Indian foreign policy is there to serve the Indian people. We will do whatever it takes to discharge that responsibility. It could be in ensuring international support for our policies or in the acceptance globally of our interests and objectives. These may be difficult times, but it is also an occasion to display our leadership and make a strong contribution to global peace, stability, growth and security. इससे पहले संसद भवन परिसर पहुंचने पर राज्यसभा में सदन के नेता पीयूष गोयल, संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी, संसदीय कार्य राज्य मंत्रियों अर्जुन राम मेघवाल और वी मुरलीधरन ने राज्यसभा सभापति जगदीप धनखड़ का स्वागत किया। सभापति ने राष्ट्रपति महात्मा गांधी और संविधान निर्माता बाबा साहेब अंबेडकर की प्रतिमाओं पर पुष्पांजलि अर्पित की। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भारत के G20 देशों के समूह की अध्यक्षता ग्रहण करने और 2023 में शिखर सम्मेलन के भारत में प्रस्तावित आयोजन को देश के राजनयिक इतिहास का एक महत्वपूर्ण अध्याय बताया। उन्होंने उम्मीद जताई कि इससे देश समृद्ध बहुरंगी सांस्कृतिक विरासत और जीवंत लोकतंत्र की शक्ति को विश्व के समक्ष प्रस्तुत कर सकेगा। संसद के शीतकालीन सत्र के पहले दिन एक बार के स्थगन के बाद दोपहर 12 बजे निचले सदन की कार्यवाही शुरू होने पर लोकसभा अध्यक्ष ने भारत के G20 समूह का अध्यक्ष बनने पर सरकार और देशवासियों को सदन की ओर से बधाई दी। भारत ने दिनांक 1 दिसंबर 2022 से G20 देशों के समूह के अध्यक्ष पद का भार ग्रहण किया है।
आज़ादी के अमृत महोत्सव काल में यह महत्वपूर्ण वैश्विक दायित्व मिलना हमारे देश के लिए गर्व का विषय है। इस महान उपलब्धि के लिए मैं सदन की ओर से भारत सरकार एवं समस्त देशवासियों को बधाई देता हूं। संसद के शीतकालीन सत्र के पहले दिन निचले सदन की कार्यवाही आरंभ होने पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सदस्यों को मुलायम सिंह यादव और 8 पूर्व सदस्यों के निधन के बारे में सूचित किया। लोकसभा ने उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव और 8 पूर्व दिवंगत सदस्यों को श्रद्धांजलि दी। इसके बाद सदन की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। वहीं संसद के शीतकालीन सत्र के पहले दिन मीडिया को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि संसद में अवरोध और व्यवधान के चलते देश का बहुत नुकसान होता है। उन्होंने सभी राजनीतिक दलों से शीतकालीन सत्र को अधिक से अधिक सार्थक बनाने की दिशा में सामूहिक प्रयास करने का आग्रह किया। मुझे विश्वास है कि सभी राजनीतिक दल चर्चा को और मूल्यवृद्धि करेंगे, अपने विचारों से निर्णयों को नई ताकत देंगे, दिशा को और स्पष्ट रूप से उजागर करने में मदद करेंगे। और अब एक नजर गुजरात और हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनावों से जुड़ी खबरों पर। गुजरात और हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनावों के लिए वोटों की गिनती कल सुबह 8 बजे शुरू होगी। साथ ही उत्तर प्रदेश में मैनपुरी लोकसभा सीट और 5 राज्यों में 6 विधानसभा सीटों के उपचुनाव के लिए भी वोटों की गिनती कल होगी। निर्वाचन आयोग ने सुचारू और शांतिपूर्ण मतगणना के लिए व्यापक प्रबंध किए हैं। गुजरात में 182 विधानसभा सीटों के लिए 37 मतगणना केंद्र बनाए गए हैं। अहमदाबाद जिले में सर्वाधिक 3, जबकि सूरत और आनंद जिले में सबसे कम 2-2 मतगणना केंद्र बनाए गए हैं। सुबह 8 बजे से पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू होगी और 8:30 बजे से ईवीएम की गिनती शुरू होगी। स्ट्रांग रूम के बाहर 3 स्तरीय सुरक्षा रखी गई है। गुजरात के 37 मतगणना केंद्रों पे मतगणना होनी है और अभी मैं जहां खड़ा हूं वो है गुजरात के अहमदाबाद के गुजरात कॉमर्स कॉलेज का मतगणना केंद्र। यहाँ पे 6 उम्मीदवारों के भविष्य का फैसला होना है और पूरे गुजरात में 182 विधानसभा सदस्यों के भविष्य का फैसला होना है जिनकी किस्मत ईवीएम मशीन में कैद हो गई है। हालांकि कुल उम्मीदवारों की संख्या तकरीबन 2000 थी और सभी दलों की इस बात की उत्सुकता है कि किसको कितने वोट आए, कौन जीतेगा। हालांकि सभी उम्मीदवारों को इस बात से थोड़ी सी निराशा जरूर हुई कि मतदान का प्रतिशत कम रहा, लेकिन यह देखना अभी बाकी है कि कौन पार्टी जीतेगी। कैमरा पर्सन राज ठाकुर के साथ संसद टेलीविजन के लिए अहमदाबाद से मैं अखिलेश सुमन। वहीं हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए मतगणना 68 मतगणना केंद्रों पर सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू होगी। राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार पहले डाक मतपत्रों की गिनती की जाएगी, उसके बाद ईवीएम वोटों की गिनती की जाएगी। गुजरात में निर्वाचन आयोग ने सुचारू और शांतिपूर्ण मतगणना के लिए व्यापक प्रबंध किए हैं। कुल 37 मतगणना केंद्र बनाए गए हैं। स्ट्रांग रूम के बाहर 3 स्तरीय सुरक्षा रखी गई है। मतगणना की तैयारियों को लेकर संसद टीवी संवाददाता ने बातचीत की गुजरात के मुख्य निर्वाचन अधिकारी पी भारती से। आइए सुनते हैं उसके अंश। 8 दिसंबर को मतगणना होनी है, तो आप क्या उम्मीद क्या है कि कब तक मतगणना की पूरी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और कैसे आप मतगणना करवाएंगे? पहले 8 बजे पोस्टल बैलेट का काउंटिंग चालू होता है। इसके बाद आधा घंटे के बाद ईवीएम का काउंटिंग होती है। डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ पोस्टल बैलेट्स, वो टाइम थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है, बट मोस्टली शाम तक हो जाना चाहिए।
और मेरा आखिरी सवाल ये है कि जो काउंटिंग हो रहे हैं 37 सेंटर्स पे जो काउंटिंग हो रहे हैं उसमें आप कैसे कैसे लोग को पता चलेगा कि कैसे वोट ये मतगणना हो रही है? रिटर्निंग ऑफिसर ये लोग डाटा एंट्री करता है, ये एनकोर पोर्टल में करता है, वो डाटा ऑटोमेटिकली मीडिया को सबको बाहर पता चल जाता है और वो ऐप के माध्यम से ही पता चलेगा। हाँ। तो ये थी चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर गुजरात की, और इनका कहना है कि मीडिया के माध्यम से और ऐप जो बनाया गया है ऐप के माध्यम से भी हर पल की जानकारी मिलती रहेगी किसको कितना मत मिल रहा है। संसद टेलीविजन के लिए कैमरा पर्सन राज ठाकुर के साथ अहमदाबाद से मैं अखिलेश सुमन। वहीं चुनाव आयोग ने हिमाचल प्रदेश में मतगणना के लिए पूरी तैयारियां कर ली हैं। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के लिए हुए चुनाव की मतगणना कल सुबह 8 बजे शुरू होगी। सबसे पहले कर्मचारियों के मतपत्रों की गणना होगी। मतगणना के लिए चुनाव आयोग की तैयारियों को लेकर संसद टीवी संवाददाता पवन कुमार शर्मा ने हिमाचल प्रदेश के मुख्य चुनाव अधिकारी मनीष गर्ग से बातचीत की है। क्या इंतजाम, कैसे प्रोसीड करेगा ये मतगणना का पूरा प्रोसेस? जी ऑफ कोर्स, जो हमारे मतगणना केंद्र हैं, हमारे 68 विधानसभा क्षेत्र हैं हिमाचल प्रदेश में, और 68 मतगणना केंद्र हैं, 59 लोकेशंस हैं। हर एक काउंटिंग सेंटर के लिए हम लोगों ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। काउंटिंग हॉल का जो सेटअप है, इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप, उसमें टेबल्स का डिप्लॉयमेंट और बैरिकेडिंग, मूवमेंट ऑफ EVMs फ्रॉम स्ट्रॉन्ग रूम टू काउंटिंग हॉल, और काउंटिंग एजेंट्स की मूवमेंट, उनके बैठने के लिए स्थान, ये सभी प्रकार की तैयारियां कर ली गई हैं। ROs, AROs की डिप्लॉयमेंट, डिफरेंट टीम्स की डिप्लॉयमेंट, जैसे कि पोस्टल बैलेट्स के स्कैनिंग के लिए इलेक्ट्रॉनिक स्कैनर्स और कंप्यूटर सिस्टम्स की ट्रायल रन भी कर लिया गया है। CEO हिमाचल प्रदेश मनीष गर्ग जी ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में जो है वो मतदान प्रतिशत वो बड़ा है, और समाज के सभी वर्ग, चाहे महिलाएं हों चाहे बुजुर्ग हों, उन्होंने इस लोकतंत्र के पर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। और अब मतगणना की बारी है और उसके लिए भी चुनाव आयोग की तरफ से पूरी तैयारियां हैं, चाहे वो सुरक्षा की दृष्टि से हो, चाहे काउंटिंग की दृष्टि से हो। हर दृष्टि से चुनाव आयोग मतगणना के लिए पूरी तरह तैयार है। पवन कुमार शर्मा, संसद टीवी, शिमला, हिमाचल प्रदेश। गुजरात और हिमाचल प्रदेश चुनाव के लिए कल मतगणना होगी। ऐसे में अधिक जानकारी लेने के लिए रुख करते हैं अपने सहयोगियों का। गुजरात से अखिलेश सुमन और हिमाचल प्रदेश से पवन कुमार शर्मा हमारे साथ सीधे जुड़े हैं। अखिलेश, गुजरात के कुल 33 जिलों की 182 विधानसभा सीटों का मतदान का नतीजा कल आएगा। ऐसे में मतगणना को लेकर क्या कुछ तैयारियां हैं? आपने वहां पर दौरा किया है, आपने जाना है, हमें भी बताइए कि क्या कुछ तैयारियां की गई हैं अब तक। देखिए, जो सबसे बात होती है इच्छा मतगणना के समय की, जो राजनीतिक है, जो उसमें इन्वॉल्व है और जिनका एक है, उन लोगों को पूरी तरह विश्वास में लिया जाए, क्योंकि कई जगह होता है कि मतगणना के बाद कुछ कंप्लेंट आते हैं। जिस तरह से मतदान के दौरान कुछ कंप्लेंट आते हैं, वैसे मतगणना के दौरान भी और में भी। तो उन कंप्लेंट को रजिस्टर कैसे किया जाए और कंप्लेंट की स्थिति ना आए, इसके लिए क्या व्यवस्था की जाए, कि पूरी व्यवस्था गुजरात में की गई है। हालांकि गुजरात में हिंसक घटनाएं बहुत ही कम होती है, इसलिए शांतिपूर्ण ढंग से सभी चुनाव से जुड़े हुए सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को मतगणना की प्रक्रिया के बारे में बताया गया, उनको स्ट्रॉन्ग रूम के अंदर ले जाया गया और इस तरह जो सुरक्षा की व्यवस्था है उस पूरी व्यवस्था से उनको कर गया। इसके अलावा CCTV कैमरा जो है वो स्ट्रॉन्ग रूम, जिस दिन से मतपत्र आए, EVM आए, उसी दिन से CCTV कैमरा मौजूद है स्ट्रॉन्ग रूम में, जिसमें कि जो जिस पार्टी ने भी मतदान में हिस्सा लिया है वो जाके उनके एजेंट देख सकते हैं। और इस तरह की व्यवस्था की गई कि अगर किसी भी समय कोई हुआ हो तो उसमें मतगणना के दौरान उसको रिडिक्ट करने के अधिकारी वहां जो मौजूद है। बहरहाल सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश, आपने हमें इन तैयारियों के बारे में बताया, अवगत कराया। रुख करते हैं हिमाचल प्रदेश का। हमारे साथ जुड़े हैं हमारे सहयोगी पवन कुमार शर्मा। पवन, कड़ाके की ठंड पड़ रही है हिमाचल में इस वक्त, आप शिमला में मौजूद हैं। 68 विधानसभा सीटों के लिए क्या कुछ तैयारी है, वोटों की गिनती को लेकर, साथ ही सुरक्षा को लेकर क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? दीक्षा, हिमाचल प्रदेश में जो है 68 विधानसभा क्षेत्र हैं और चुनाव आयोग ने 59 जो है ये मतगणना केंद्र बनाया है हिमाचल प्रदेश में।
सुबह 8 बजे वोट जो काउंटिंग शुरू होगी सबसे पहले, तो जो यहाँ के मतपत्र हैं, वोटिंग बैलेट आए हैं जो कर्मचारियों की तरफ से, वो लगभग 1,13,000 वोट है, तो उनकी गिनती सबसे पहले होगी और 8:30 बजे जो है वो ईवीएम की गिनती शुरू हो जाएगी। मेरी आज जब चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर मनीष गर्ग से बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि बिल्कुल जो 100 मीटर का दायरा है मतदान केंद्रों पर, उस पर धारा 144 लागू कर दी गई है और ये पूरी प्रक्रिया जो है वो शांतिपूर्ण ढंग से, अच्छे ढंग से पूरी हो, तो इसके लिए 10,000 सुरक्षा कर्मी हैं दीक्षा लगाए हुए पूरे प्रदेश में 59 मतदान केंद्रों मतगणना केंद्रों पर। और इसके साथ साथ जो जहां तक आपने बात करी, शिमला में पारा जो है 2 डिग्री तक गिरा हुआ है, रात को यहाँ ठंडक है बहुत ज्यादा, पर सियासी पारा बहुत चढ़ा हुआ है। जितने भी जो है पॉलिटिकल पार्टियों के नेताओं से मेरी आज बात हुई, सबकी धड़कनें बढ़ी हुई है, क्योंकि इस बार मुकाबला जो बहुत कड़ा है, कांग्रेस और बीजेपी के बीच में बहुत कड़ा मुकाबला है और एग्जिट पोल में अपने अपने दावे हैं सबके, पर जनता ने ईवीएम में किसके प्रति अपना बटन दबाया है वो कल ही पता चल पाएगा। दीक्षा, बिल्कुल कल ही पता चल पाएगा जब मतगणना होगी, नतीजे सबके सामने होंगे। बहरहाल इस तमाम जानकारी के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। और अब बढ़ते हैं आगे और नजर डालते हैं कुछ और प्रमुख समाचारों पर। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के 500 और 1,000 रुपए के पुराने नोटों को बंद करने के 2016 के फैसले को चुनौती देने वाली विभिन्न याचिकाओं पर फैसला सुरक्षित रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने एंड्रॉयड फोन एप्लीकेशन का 2.0 संस्करण लॉन्च किया है, जो कानून अधिकारियों और विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों के नोडल अधिकारियों को रियल टाइम में अदालती कार्यवाही को देखने की सुविधा देगा। संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने यूक्रेन नागरिकों की सुरक्षा और बच्चों की स्थिति विषय पर हुई बैठक में कहा कि यूक्रेन संकट का गंभीर असर दुनिया भर के 75 लाख बच्चों पर पड़ा है और भारत इस मामले में विकल्प तलाश रहा है। संयुक्त राष्ट्र के जैव विविधता शिखर सम्मेलन यानी COP15 के लिए भारत सहित 196 देशों के नेता और वार्ताकार कनाडा के मॉन्ट्रियल में इकट्ठे हुए हैं। सम्मेलन में 2030 तक प्रकृति को हुए नुकसान को रोकने और उसकी भरपाई करने के लिए एक ऐतिहासिक समझौते को अपनाए जाने की उम्मीद है। अमेरिका ने कहा है कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत कई धर्मों के लोगों का घर है और वह सभी की धार्मिक स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए भारत को अपनी प्रतिबद्धताओं पर कायम रहने के लिए प्रोत्साहित करता रहेगा। भारत में एक दिन में कोरोना वायरस संक्रमण के 166 नए मामले सामने आए हैं। साथ ही उपचाराधीन मरीजों की संख्या घटकर 4,255 रह गई है। चीन ने कोविड-19 से जुड़े प्रतिबंधों में नई रियायतों की घोषणा की है, जिनमें लॉकडाउन के नियमों और जांच की अनिवार्यता में ढील शामिल है। महामारी की वजह से लगाए गए अंकुश से नवंबर में चीन का निर्यात 9% घटा है। अफगानिस्तान में तालिबान के नेतृत्व वाली सरकार ने लड़कियों के लिए हाई स्कूल परीक्षा को मंजूरी दी है। ये फैसला अफगानिस्तान के 34 प्रांतों में से 31 पर लागू होगा। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन प्रशासन ने ताइवान को 2 नए महत्वपूर्ण हथियारों की बिक्री को मंजूरी दी है। ताइवान की F-16 लड़ाकू विमानों के बेड़े, G-130 परिवहन विमानों और अन्य हथियार प्रणालियों का समर्थन करने के लिए 42.5 करोड़ डॉलर से अधिक के अतिरिक्त विमान पुर्जों की बिक्री को मंजूरी दी गई है। स्टार भारतीय भार तोलक मीराबाई चानू कलाई में चोट के कारण अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन नहीं कर सकी। इसके बावजूद कोलंबिया में चल रहे विश्व चैंपियनशिप में कुल 200 किलोग्राम वजन उठाकर वे रजत पदक जीतने में सफल रही। और खबरों में बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं राज्यों से जुड़ी हुई खबरों की। केरल की वाम सरकार ने राज्यपाल को विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति पद से हटाकर उनकी जगह प्रख्यात शिक्षाविदों को नियुक्त करने से संबंधित विवादित विश्वविद्यालय कानून संशोधन विधेयक विधानसभा में पेश किया। राहुल गांधी के नेतृत्व में राजस्थान में तीसरे दिन भारत जोड़ो यात्रा कोटा से शुरू हुई। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और कांग्रेस नेता सचिन पायलट भी यात्रा में शामिल हुए।
बिल गेट्स की पत्नी और बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन की सह संस्थापक मेलिंडा गेट्स ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य, पोषण और कृषि के क्षेत्र में तकनीकी सहयोग को और बढ़ाने पर विचार विमर्श किया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। साथ ही इंदिरा मार्केट पुनः विकास परियोजना के भूमि पूजन कार्यक्रम में भाग लिया। न्यायमूर्ति ताशीर अब्स्तान को जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। वो कल से कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश का पद संभालेंगे। कश्मीर में शीतलहर और तेज हो गई है। ज्यादातर स्थानों पर तापमान में गिरावट का सिलसिला जारी है। पहलगाम में 0 से नीचे 5.6 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। दिल्ली नगर निगम चुनाव में आम आदमी पार्टी ने बहुमत के आंकड़े को पार करते हुए 134 सीटों पर जीत दर्ज की है, जबकि बीजेपी ने 104 सीट और कांग्रेस ने 9 सीटों पर जीत हासिल की है। 3 निर्दलीय भी निर्वाचित हुए हैं। राज्य निर्वाचन आयोग के आंकड़ों से ये जानकारी प्राप्त हुई है। राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी 250 सीटों पर मतगणना संपन्न होने का ऐलान किया है। इससे पहले एमसीडी चुनाव मतगणना के नतीजों में आम आदमी पार्टी को सफलता मिलने के साथ ही पार्टी दफ्तर पर जश्न शुरू हो गया। आज दिल्ली के लोगों ने अपने बेटे को, अपने भाई को दिल्ली की सफाई करने की जिम्मेदारी दी है, पार्कों को ठीक करने की जिम्मेदारी दी है, कई सारी जिम्मेदारियां आज दी हैं। इतना प्यार दिया आपने, इतना विश्वास किया आपने मेरे ऊपर, इसके लिए मैं आपका ऋण कभी नहीं चुका सकता। भारतीय रिजर्व बैंक ने महंगाई को काबू में लाने के मकसद से द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा में नीतिगत दर रेपो 0.35% और बढ़ाकर 6.25% कर दी है। इसके साथ ही केंद्रीय बैंक ने चालू वित्त वर्ष 2022-23 के लिए जीडीपी की वृद्धि दर के अनुमान को 7% से घटाकर 6.8% कर दिया है। रेपो दर में इस वृद्धि दर के साथ स्थायी जमा सुविधा दर समायोजित होकर 6% और सीमांत स्थायी सुविधा दर और बैंक दर 6.50% हो गई है। Accordingly, the MPC decided to increase the policy repo rate, as I have said, by 35 basis points to 6.25% and to remain focused on withdrawal of accommodation while supporting growth. अमेरिका के शिकागो में मिडवेस्ट फर फेस्ट का आयोजन किया गया है, जिसमें दुनिया भर से हजारों की संख्या में प्रशंसक शामिल हुए। चलते चलते आपको छोड़े जाते हैं इसी की तस्वीरों के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए सनसेट टीवी। नमस्कार।